नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश विश्वकर्मा आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल हिंदी अनमोल ऑनलाइन पर, जहां पर हम लोग हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे थे। टीजीटी, पीजीटी, ईएलटी, नेट, जेआरएफ इत्यादि की तैयारी करने वाले विद्यार्थी जो हिंदी से तैयारी कर रहे हैं वो इन क्लासों को देखें और अपने नोट्स को तैयार करें। ये क्लासें उनके लिए बहुत उपयोगी साबित होंगी। हम लोग आधुनिक काल में प्रगतिवाद पर पहुंचे हैं और आज हम प्रयास करेंगे कि प्रगतिवाद समाप्त कर लिया जाए। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। ज़्यादा कवि नहीं बचे हुए हैं, 4-5 कवि हैं। आज हम उनको देख करके प्रगतिवाद को समाप्त करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ये क्लास 43 नंबर पे है। इसके पहले 42 नंबर तक क्लास हो चुकी है। तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिए। आज के जो कवि हैं रंगे राघव। रंगे राघव आज के कवि का नाम रांगे राघव। जन्म की बात करें तो इनका जन्म 1923 ईस्वी आगरा उत्तर प्रदेश में हुआ था। जन्म 1923 ईस्वी आगरा उत्तर प्रदेश। और निधन 1962। निधन की बात करें तो कब हुआ? 1962। पिता का नाम रंगाचार्य। पिता का नाम क्या था? रंगाचार्य। और माता का नाम था कनकवल्ली। माता कनकवल्ली। इनका पूरा नाम कभी कभी पूछा जाता है, पूरा नाम लिख लीजिए इनका। पूरा नाम नबाबकम त्र्यंबक। नबाबकम त्र्यंबक। नबाबकम त्र्यंबक वीर राघवाचार्य। वीर राघवाचार्य। उपनाम, पूरा नाम हो गया, उपनाम क्या था इनका? उपनाम की बात करें तो इनका नाम हिंदी का शेक्सपियर था। इनका उपनाम क्या था? हिंदी का शेक्सपियर। हिंदी का शेक्सपियर। रचनाएं कौन कौन थी? रचनाएं अजय खंडर 1944 में।
अजय खंडर, अजय खंडहर, अजय खंडहर कर लीजिए। कब है? 1944 में। पिघलते पत्थर, पिघलते पत्थर, और ये कब है? इसका समय, पिघलते पत्थर का समय ये भी 1944 में ही। इसका समय भी क्लियर नहीं है, आप लोग मत लिखिएगा, देखना पड़ेगा इसका समय क्या है। अगली रचना है मेघावी 1947 में। मेघावी कब है? 1947। राह के दीपक ये भी 1947 में। राह के दीपक कब है? 1947 में। और पांचाली ये 1955 में। पांचाली कब है? 1955 में। और ये खंड काव्य, खंड काव्य रूप छाया 1956 में। रूप छाया कब है? 1956। आज के जो हमारे कवि हैं कौन है? रांगे राघव। जन्म 1923 ईस्वी, आगरा उत्तर प्रदेश में। निधन 1962 ईस्वी में। पिता रंगाचार्य, माता कनकवल्ली। पूरा नाम नवाबकाम त्र्यंबक वीर राघवाचार्य। उपनाम हिंदी का शेक्सपियर। रचनाएं कौन सी हैं? अजय खंडर 1944। पिघलते पत्थर, इसका समय मुझे अभी डाउट है, इसीलिए मैंने इसका समय नहीं लिखवाया। पिघलते पत्थर। उसके बाद मेघावी है 1947 में। राह के दीपक 1947 में। पांचाली है 1955 में, ये खंड काव्य है। रूप छाया 1956 में। तो रांगे राघव की रचनाएं कौन कौन सी हैं? अजय खंडर, पिघलते पत्थर, मेघावी, राह के दीपक, पांचाली, रूप छाया। दोस्तों आप लोग इतना लिखिए, अभी ब्लैक बोर्ड में जगह बची हुई है, तो आइए उसमें देखते हैं काव्य रचनाओं के संदर्भ में विशेषकर। तो हेडिंग डाल लीजिए, काव्य रचनाओं के संदर्भ में विशेषकर। पिघलते पत्थर, राह के दीपक, पिघलते पत्थर, पिघलते पत्थर, राह के दीपक।
और रूप छाया, और रूप छाया मुक्तक रचनाएं, मुक्तक रचनाएं हैं। शेष सभी रचनाएं, शेष सभी रचनाएं प्रबंधात्मक हैं, प्रबंधात्मक हैं। अजय खंडर के 3 भाग, अजय खंडहर के 3 भाग, 3 भाग। नंबर 1 झनकार, झनकार। नंबर 2 ललकार। नंबर 3 हुंकार। नंबर 3 हुंकार। इस रचना में स्टालिनग्राद के युद्ध स्थलों का चित्रण, इस रचना में स्टालिनग्राद के युद्ध स्थलों का, के युद्ध स्थलों का चित्रण। चलिए एक लाइन और लिखिए। पांचाली दिखाई देगा नीचे कि नहीं देगा, देखते हैं। देगा। पांचाली खंड काव्य में, खंड काव्य में द्रौपदी, द्रौपदी नारी सशक्तिकरण का प्रतीक, नारी सशक्तिकरण का प्रतीक है, का प्रतीक है। पांचाली खंड काव्य में द्रौपदी नारी सशक्तिकरण का प्रतीक है। दिख रहा है दोस्तों? दिख रहा है तो आप लोग लिख लीजिए। इतना ही जानना था हमें रांगे राघव के बारे में। आइए एक बार फिर से रांगे राघव के विषय में चर्चा कर लेते हैं। जन्म की बात करें तो 1923 ईस्वी, आगरा उत्तर प्रदेश। निधन 1962 ईस्वी।
पिता रंगाचार्य, माता कनकवल्ली। पूरा नाम नवाबकम त्र्यंबक वीर राघवाचार्य। उपनाम हिंदी का शेक्सपियर। रचनाएं अजय खंडर 1944 में, पिघलते पत्थर, उसके बाद मेघावी 1947 में, राह के दीपक 1947 में, पांचाली 1955 में, रूप छाया 1956। फिर हमने क्या देखा? काव्य रचनाओं के संदर्भ में विशेष तथ्य को देखा। पिघलते पत्थर, राह के दीपक और रूप छाया मुक्तक रचनाएं हैं, शेष सभी रचनाएं प्रबंधात्मक हैं। अजय खंडर के 3 भाग कौन कौन से हैं? झनकार, ललकार, हुंकार। ये क्रम में भी ऐसा ही है, पहले झनकार, फिर ललकार, फिर हुंकार। इस रचना में स्टालिनग्राद के युद्ध स्थलों का चित्रण देखने को मिलता है। पांचाली खंड काव्य में द्रौपदी नारी सशक्तिकरण का प्रतीक है। तो आप लोग इतना पहले लिख लीजिए, उसके बाद फिर अगले कवि को देखा जाए। लिख लिया दोस्तों? चलो अब देखते हैं हम अगले कवि। अगले कवि का नाम है रामेश्वर करुण। रामेश्वर करुण। रचना करुण सतसई 1934 में। रचना कौन सी है? करुण सतसई। करुण सतसई। और ये रचना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि गणपति चंद्रगुप्त ने इसे प्रगतिवाद की प्रथम रचना मानते हैं। आइए इसको लिखते हैं। पहले लिख लीजिए, रचना करुण सतसई कब है? 1934। 1934। इस रचना में प्रगतिशीलता के तत्व हैं। इस रचना में प्रगतिशीलता के तत्व हैं। यह ब्रज भाषा में रचित मुक्तक रचना है। यह ब्रज भाषा में रचित मुक्तक रचना है। गणपति चंद्रगुप्त ने गणपति चंद्रगुप्त ने रामेश्वर करुण को गणपति चंद्रगुप्त ने रामेश्वर करुण को प्रगतिवाद का प्रथम कवि, प्रगतिवाद
का प्रथम कवि एवं करुण सतसई को प्रगतिवाद की प्रथम रचना माना है। प्रगतिवाद की प्रथम रचना माना है। रामेश्वर करुण के बारे में इतना जानना जरूरी है। रचना कौन सी है? करुण सतसई। समय कब है? 1934। ये रचना देकर के इसका समय मिलान करने के लिए भी कई बार पूछा जा चुका है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण कवि है। यदि प्रगतिवाद से क्वेश्चन बनता है तो इनसे क्वेश्चन बनने की संभावना बनी रहती है, क्योंकि गणपति चंद्र गुप्त ने रामेश्वर करुण को प्रगतिवाद का प्रथम कवि माना है। आपसे सीधे ऐसे ही पूछ सकता है, गणपति चंद्र गुप्त ने प्रगतिवाद का प्रथम कवि किसको माना है? तो कौन है? रामेश्वर करुण। और गणपति चंद्र गुप्त ने प्रगतिवाद की प्रथम रचना किसको माना है? तो करुण सतसई। ये दोनों न पूछ करके आपसे ऐसे भी पूछ सकता है, करुण सतसई का समय क्या है? तो क्या है? 1934। अगले कवि का नाम है रामविलास शर्मा। आइए एक बार इसको देख लेते हैं। रामेश्वर करुण, रचना करुण सतसई 1934। इस रचना में प्रगतिशीलता के तत्व हैं। यह ब्रज भाषा में रचित मुक्तक रचना है। गणपति चंद्र गुप्त ने रामेश्वर करुण को प्रगतिवाद का प्रथम कवि एवं करुण सतसई को प्रगतिवाद की प्रथम रचना माना है। अब अगले कवि का नाम लिखिए, रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा, जन्म 1912 ईस्वी, उन्नाव, उत्तर प्रदेश। जन्म 1912 ईस्वी, उन्नाव, उत्तर प्रदेश। निधन 2000 ईस्वी। निधन कब हुआ? सन 2000। काव्य रचनाएं कौन कौन सी हैं? काव्य रचनाओं के बारे में बात करें तो काव्य रचनाएं कौन सी हैं इनकी? इनकी काव्य रचना है रूप तरंग, रूप तरंग, और इसका समय है 1956। अगली रचना का नाम है सदियों के सोए जाग उठे। सदियों के सोए जाग उठे, और इसका समय है 1988। इस अकाल बेला में, अगली रचना का नाम है इस अकाल बेला में।
बेला में, और इसका समय क्या है 1988। बुद्ध वैराग्य तथा प्रारंभिक कविताएं। बुद्ध वैराग्य तथा प्रारंभिक कविताएं। और इसका समय क्या है 1997। दूसरे कवि को हमने किसको देखा, रामविलास शर्मा। जन्म 1912 ईस्वी, उन्नाव उत्तर प्रदेश, निधन 2000 में। काव्य रचनाएं रूप तरंग, सदियों के सोए जाग उठे, इस अकाल बेला में, बुद्ध वैराग्य तथा प्रारंभिक कविताएं। रूप तरंग का समय क्या है 1956, सदियों के सोए जाग उठे 1988, इस अकाल बेला में 1988, बुद्ध वैराग्य तथा प्रारंभिक कविताएं 1997। लिख लीजिए दोस्तों, फिर हम देखेंगे और कवि जो बचे हुए हैं। चलो एक कवि को और इसमें देख लेते हैं, मुन्नूलाल शर्मा सी। आ जाएंगे इसमें मुन्नूलाल शर्मा सी। जन्म की बात करें तो इनका जन्म 1914 ईस्वी, कानपुर उत्तर प्रदेश। जन्म 1914 ईस्वी, कानपुर उत्तर प्रदेश। निधन 1994। निधन 1994 ईस्वी। काव्य रचनाएं, काव्य रचनाएं कौन सी हैं, ये अलग कवि हैं, ध्यान दीजिएगा। काव्य रचनाएं, काव्य रचनाएं की है अंगड़ाई, अंगड़ाई, और ये कब है 1944 में। 1944। उदय पथ 1953 में। उदय पथ कब है 1953 में। लावा और फूल, लावा और लावा और फूल, ये है 1967 में। तीसरे कवि के रूप में हमने किसको देखा, मुन्नूलाल शर्मा। इस पेज के तीसरे कवि मुन्नूलाल शर्मा शील। जन्म 1914 ईस्वी, कानपुर उत्तर प्रदेश। निधन 1994 ईस्वी। काव्य रचनाएं कौन सी, अंगड़ाई 1914 में, उदयपथ 1953 में, लावा और फूल 1967 में। चलिए दोस्तों आप लोग लिख लीजिए। आइए इस पेज को एक बार दोहरा लेते हैं। रामेश्वर करुण, रचना करुण सत्सई 1934।
इस रचना में प्रगतिशीलता के तत्व हैं। यह ब्रजभाषा में रचित मुक्तक रचना है। गणपति चंद्र गुप्त ने रामेश्वर करुण को प्रगतिवाद का प्रथम कवि एवं करुण सस्सई को प्रगतिवाद की प्रथम रचना माना है। रामविलास शर्मा, जन्म 1912 ईस्वी, उन्नाव उत्तर प्रदेश, निधन 2000 ईस्वी। काव्य रचनाएं: रूप तरंग 1956, सदियों के सोए जाग उठे 1988, इस अकाल बेला में 1988, बुद्ध वैराग्य तथा प्रारंभिक कविताएं 1997 ईस्वी। अगले कवि कौन है? मुन्नूलाल शर्मा सेठ, जन्म 1914 ईस्वी, कानपुर उत्तर प्रदेश, निधन 1994 ईस्वी। काव्य रचनाएं: अंगड़ाई 1944 में, उदयपथ 1953 में, लावा और फूल 1967 में। लिख लिया दोस्तों? चलो बढ़ते हैं आगे। अगले रचनाकार का नाम है डॉक्टर महेंद्र भटनागर। डॉक्टर महेंद्र भटनागर। डॉक्टर महेंद्र भटनागर। जिनका जन्म निधन छोड़ो, इनकी रचनाएं लिख लीजिए आप। रचनाएं: तारों के गीत 1949। तारों के गीत कब है? 1949। टूटती श्रृंखलाएं 1949। टूटती श्रृंखलाएं टूटती श्रृंखलाएं 1949। अंतराल 1954 में। अंतराल कब है? 1954 में। बिहान 1956 में। बिहान 1956 में। नई चेतना 1956 में। नई चेतना 1956 में। तारों के गीत 1949 में, टूटती श्रृंखलाएं 1949 में, अंतराल 1954, बिहान 1956, नई चेतना 1956। जीजी विसा यह है 1962 में।
जीजी बिसा कब है? 1962। संकल्प 1977 में। उन्नीस सौ 77। डॉक्टर महेंद्र भटनागर की रचनाएं कौन कौन सी हैं? तारों के गीत, टूटती श्रृंखलाएं, अंतराल विहान, नई चेतना, जिजीविषा, संकल्प, ये इनकी रचनाएं हैं। समय सहित देखा जाए तो तारों के गीत 1949 में, टूटती श्रृंखलाएं 1949 में, अंतराल 1954 में, विहान 1956 में, नई चेतना 1956 में, जिजीविषा 1962 में, संकल्प 1977। अगले रचनाकार का नाम है सुदर्शन चक्र। सुदर्शन चक्र। काव्य रचनाएं कौन कौन सी हैं? आइए देखते हैं काव्य रचनाएं। मजदूरों की रणभेरी। मजदूरों की रणभेरी 1934 में। लाल सेना की विजय 1942। लाल से मैं चार ऐसे नहीं बनाता, आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। लाल सेना की विजय 1942। क्योंकि मैंने ऐसे ही बनाना प्रारंभ किया है तो मैं हर क्लास में ऐसे ही बना रहा हूँ, क्योंकि लोग मैचिंग करके देखते हैं कहीं सर ने कुछ और तो नहीं लिखा है। तो अगर चार को इस तरह देखेंगे और दूसरी जगह फिर कहीं चार देखेंगे तो उनको समझ में आ जाएगा कि चार ही है। 1934 लाल सेना की विजय 1942। साम्यवाद का शिव तांडव। अगली रचना का नाम है साम्यवाद का शिव तांडव। साम्यवाद का शिव तांडव और ये 1952 में। सच्ची कविताएं 1956 में। सच्ची कविताएं कब? 1956 में। कम्युनिस्ट कवितावली 1958 में। कम्युनिस्ट कवितावली 1958। चलिए दोस्तों, इतना आप पहले लिख लीजिए।
इस पेज पर हमने किसको देखा? डॉक्टर महेंद्र भटनागर को। रचनाएं कौन सी हैं? तारों के गीत 1949 में, टूटी श्रृंखलाएं 1949 में, अंतराल 1954 में, बिहान 1956 में, नई चेतना 1956 में, जे विसा 1962 में, संकल्प 1977 में। उनके जन्म निधन लिखने की आपको जरूरत नहीं, ये बहुत महत्वपूर्ण कवि नहीं। सुदर्शन चक्र को हमने देखा है। उनकी काव्य रचनाएं कौन सी हैं? मजदूरों की रणभेरी 1934 में, लाल सेना की विजय 1942 में, साम्यवाद का शिव तांडव 1952 में, सच्ची कविताएं 1956 में, कम्युनिस्ट कवितावली 1958 में। आप लोग एक आध बार दो बार इनको अगर पढ़े रहेंगे तो आपके दिमाग में रहेगा कि इनकी ये रचनाएं हैं। बाय द चांस अगर आपसे पूछा भी जाता है तो आप लोग बता सकते हैं। ठीक, लिख लीजिए आप लोग दोस्तों। लिख लिया होगा आप लोगों ने। और यहाँ पर प्रगतिवाद समाप्त हो जाता है। अब जो अगला चरण है, हमें बढ़ना है और जिसको पढ़ना है वो है प्रयोगवाद। प्रयोगवाद की क्लास आज नहीं होगी, अब प्रयोगवाद कल से प्रारंभ होगा। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।